अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे ग्रेड 12 केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हम एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस फॉर ऑल चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। यूनिट नंबर 1 है इथिक्स एंड वैल्यूज इन केमिस्ट्री। अब इसमें आपके पास जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है उसमें ऑलमोस्ट 5 यहाँ पे मैंने चूज किए, जिसमें फर्स्ट है which fallacy assumes that long standing particle must be correct। आंसर है इसका ऑप्शन बी, अपील टू ट्रेडिशन। सेकेंड एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट है दैट इज अ साइंटिस्ट इग्नोर्स डेटा कॉन्ट्राडिक्टिंग हर हाइपोथेसिस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास कंफर्मेशन 22 में आती है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पास एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। थर्ड इन इट इज विच component ऑफ साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड सपोर्टिंग एविडेंस। तो ये प्रीमाइस है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, ये आपके पास ये वाली फैलेसी है, इट इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए फॉल्स कॉज इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट important क्वेश्चन है which ethical concern involves a company hiding harmful chemical side effects। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस चैप्टर में हमारे पास कुछ शॉर्ट और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट हैं। अब जो शॉर्ट क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है उसमें से फर्स्ट है व्हाट इज कंफर्मेशन बाइस एंड हाउ कैन इट हिंडर साइंटिफिक प्रोग्रेस। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अ क्लेम एंड काउंटर क्लेम इन साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट। ठीक है, लाइक आपने उसको डिस्टिंग्विश तो करना है बट इन साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट। थर्ड है व्हाट इज मेंट बाय ओकैम्स रेजर इन साइंटिफिक रीजनिंग। फोर्थ है स्टेट टू एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ केमिस्ट टुवर्ड द एनवायरनमेंट। एंड द फिफ्थ इज हाउ डज द स्ट्रॉ मैन फैलेसी डिस्टॉर्ट साइंटिफिक डिबेट। ठीक है, इस टाइप के जो सारे क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 5 तक, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर चैप्टर नंबर 1 में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आया तो वो इन्हीं में से होगा। इफ लॉन्ग क्वेश्चन, तो उनमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन 5 कॉमन कॉग्निटिव बाइसेस or fallacies that affect scientific reasoning in chemistry, giving a relevant example of each. You should be aware of these kind of questions. And the second is discuss the ethical consideration involved in the production and use of chemical substances, focusing on the roles of scientists, companies, and regulations. ठीक है, नेक्स्ट जो आपका यूनिट है वो है यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो द फर्स्ट वन इज इन अ रिडॉक्स रिएक्शन द स्पीशीज दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड। तो ये तो बहुत इजी है, रिड्यूसिंग एजेंट ही कहते हैं उसको, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है डिस्प्रोपोर्शनेशन occurs when the same species is। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड। थर्ड क्वेश्चन है विंकलर मेथड इज यूज टू मेजर। तो इसका आंसर है बी बॉडी ऑफ वाटर। फोर्थ है इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट द ऑप्शन सी एनोड। एंड द फिफ्थ इज a higher position in the activity series means इसका आंसर है ऑप्शन बी ग्रेटर टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज्ड। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से हुए तो उसका कुछ इस तरह से होंगे कि आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और आपको स्पेसिफाई किया जा सकता है कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, सेकंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल, या 2 एग्जांपल भी वो आपको कह सकते हैं। थर्ड है व्हाट इज द एक्टिविटी सीरीज यूज्ड टू प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ, हाउ इज द एक्टिविटी सीरीज यूज्ड टू प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शंस। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। द फोर्थ इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लाइक आपको वो पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं देंगे या शॉर्ट में या लॉन्ग में, जस्ट उसका जो एक सॉल्ट ब्रिज है उसका फंक्शन पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका क्या फंक्शन है। एंड फिफ्थ इज वाई व्हाट इज बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन डिमांड एंड वाई इज इट सिग्निफिकेंट। लॉन्ग क्वेश्चंस इनमें से किस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए भी, लॉन्ग के लिए भी, एमसीक्यूज के लिए भी। तो इसकी आपने माइनर माइनर चीज़ें भी याद करनी है। तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आ सकती है इसकी लॉन्ग क्वेश्चन में।
एंड आगे वो आपको फर्दर कह सकते हैं कि हाउ डज इट डिफर फ्रॉम गैल्वेनिक सेल। तो आपको गैल्वेनिक सेल की भी इनफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप उसका और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेल का डिफरेंस बता सकें। इंक्लूड द रोल ऑफ एनोड एंड कैथोड। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके लॉन्ग में आ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ ऑक्सीडेशन नंबर आर असाइंड एंड यूज टू बैलेंस रिड ऑक्सीडेशन। मतलब आपको उसका पूरा वो जो मेथड है कि ऑक्सीडेशन नंबर्स जो हैं वो एलिमेंट्स को किस तरह से असाइन किए गए हैं और रिडॉक्स रिएक्शंस को उसमें बैलेंस कैसे करते हैं यूजिंग अ सूटेबल एग्जांपल फ्रॉम द हाफ इक्वेशन मेथड। ठीक है, हाफ इक्वेशन मेथड में एक रिएक्शन लेना है आपने और उसको ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है आपका उससे बैलेंस करके आपने उसको एग्जांपल में दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है केमिकल इक्विलिब्रिया। तो इसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पहले डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज अ बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट चेंजेस इन। तो आंसर इसका है पीएच। ठीक है, वो पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है। सेकेंड है कॉमन आइन इफेक्ट कॉजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्प्रेडिंगली सॉल्युबल सॉल्ट टू। इसका आंसर है ऑप्शन बी डिक्रीज। थर्ड है पार्टीशन कोफिशिएंट केपीसी इज डिफाइंड फॉर अ सॉल्यूट दैट इज इन द। तो इसका आंसर है सेम फिजिकल स्टेट इन बोथ सॉल्वेंट्स। ठीक है, इस टाइप की टर्मिनोलॉजी से आपको अवेयर रहना है। इसी से एमसीक्यूज आते हैं F22 के एग्जाम में। नेक्स्ट है विच आइन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर बफरिंग ब्लड पीएच। तो इसका ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है केएसपी ऑफ सॉल्ट डिपेंड्स ऑन ऑप्शन सी टेम्परेचर। ये सिर्फ एक इसी पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर ही। अब इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन आपसे कह सकते हैं कि कॉमन आइन इफेक्ट, ये हर एक टॉपिक, ये वाला टॉपिक हर एक लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ठीक है, तो वो उससे आपकी स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि कॉमन आइन इफेक्ट कहते किसे हैं विद एन एग्जांपल इन्वॉल्विंग BaSO4। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डज बफर सोल्यूशन मेंटेन कांस्टेंट पीएच। ठीक है, अब बफर सोल्यूशन की एक ही प्रॉपर्टी है, वो ये कि वो पीएच को मेंटेन रखता है। तो इसको यूजिंग इक्वेशंस बताना है कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेसिस में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस भी अगर उसमें आ जाए तो स्टिल वो अपने पीएच को मेंटेन कैसे रखता है। थर्ड है डिफाइन पार्टीशन कोफिशिएंट एंड स्टेट टू फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स वैल्यूज। फोर्थ है हमारे पास व्हाट इज मेंट बाय डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द फिफ्थ वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड इज यूजिंग एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लॉन्ग जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बफर सॉल्यूशंस। ठीक है, इन डिटेल डिस्क्राइब हाउ बफर कैन बी प्रिपेयर्ड एंड हाउ इट कंट्रोल्स pH in blood using HCO3 and H2CO3 system। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकेंडली डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर KSP फॉर sparingly soluble salt and explain how it can be used to calculate the solubility and how does common ion effect alter solubility। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4 एसिड बेस केमिस्ट्री। अब एसिड बेस केमिस्ट्री में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो ये तो फर्स्ट आपने सॉल्व करना है। ठीक है, द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन वेयर H प्लस आपको 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ मोल पर dm³ गिवन है। तो इसका आपने बताना है कि इसका पीएच क्या है। तो पीएच हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को कहते हैं। वो यहाँ आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन ए 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 एट 298 केल्विन। ठीक है, अभी आपको टेम्परेचर जो है 298 केल्विन में दे दिया गया है। ये रूम टेम्परेचर है जिसको हम 25 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। जब इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 298 केल्विन आ जाएगा। द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इक्वल्स। अब रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन में जो आयनिक प्रोडक्ट है वाटर का वो किसके इक्वल होता है, वो 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻14 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है थर्ड एमसीक्यूज अ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन कर्व हैज एन इक्विवेलेंस पॉइंट एट पीएच। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो ये हमारे पास लेस देन 7 आएगा। क्योंकि लेस देन 7 पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, और वीक बेसिस होते हैं एंड ग्रेटर देन 7 पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। ठीक है, तो हम उस लिहाज से इसका कर्व जो है वो देखते हैं पीएच पर। फोर्थ है
इफ pH increases by 2 units, H plus changes by a factor of। अगर pH हमारे पास 2 यूनिट से इंक्रीज हो गई तो जो H प्लस है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो कितने फैक्टर से इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर आपके पास कैलकुलेशन के बाद 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है। फिफ्थ के बाद है फिफ्थ है एट द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन pH इज। तो इक्विवेलेंस जहाँ पर वर्ड आ जाए ना इक्विवेलेंस, तो यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्टली 7 ही होता है, क्योंकि pH स्केल पे हमारे पास टोटल 14 होते हैं, तो 7 पे वो आकर न्यूट्रल हो जाता है। तो यहाँ पर इसको इक्वल करते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें से फर्स्ट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन pH एंड H प्लस। ठीक है, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जहाँ पर भी रिलेशनशिप का वर्ड आ जाए वहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने का पूरा एक नंबर होता है। सेकेंड है एक्सप्लेन व्हाई द इक्विवेलेंस पॉइंट इन अ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन इज अबव pH। ठीक है, एमसीक्यूज में जो हमने डिस्कस किया वो बिलो pH था। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये अबव pH की 7 क्यों है। थर्ड है स्केच एंड लेबल अ pH टाइट्रेशन कर्व फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये आपने प्रॉपर डायग्राम में बताना है। फोर्थ है हाउ डज KWA चेंज विद टेम्परेचर। इसके इफेक्ट्स बताने हैं कि वो चेंज कैसे हो जाते हैं। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट आयनाइजेशन ऑफ वाटर। फिफ्थ है डिफाइन अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर एंड गिव 2 एग्जांपल्स। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स भी बताने हैं, ठीक है, और डिफाइन करना है और उसके एग्जांपल्स भी देने हैं। अगर एसिड बेस केमिस्ट्री में से लॉन्ग क्वेश्चंस आए तो वो इस टाइप के होंगे कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट टाइट्रेशन कर्व्स आपको ए में दिया जाए स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, बी में दिया जाए वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, और सी में दें कि स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। ठीक है, इससे आपको सबसे पहले आपको कहे कि इनको कंपेयर करें, देन इंक्लूड इक्विवेलेंस पॉइंट pH वैल्यूज एंड अप्रोप्रिएट इंडिकेटर्स। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल these टाइप ऑफ टाइट्रेशन कर्व्स। The second question is using the Bronsted-Lowry theory, explain what determines the strength of an acid. Relate this to the pH scale, Ka values and pK in determining acid strength. इस टाइप के भी आपके पास थ्योरीज में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 5 ग्रुप टू एलिमेंट्स। ग्रुप टू एलिमेंट्स के पहले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है which group 2 element does not react with water at room temperature? Answer is magnesium. Second question है down group 2 the first ionization energy, तो ऑप्शन बी है इसका decreases. थर्ड है मैग्नीशियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन द लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस बिकॉज इट इज रिफ्रैक्टरी, मतलब इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। फोर्थ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लेट लाइम भी कहते हैं इज यूज टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल। ये इसका इन सारे ऑप्शंस में से इसका ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, और फिफ्थ हमारे पास है बेरियम सल्फेट इज सेफ एज एन एक्सरे कंट्रास्ट एजेंट बिकॉज इट इज। आंसर है इसका ऑप्शन बी इनसॉल्युबल एंड नॉन टॉक्सिक। अगर इसमें से हमारे पास क्वेश्चंस आए शॉर्ट किस टाइप के होंगे कि एक्सप्लेन द ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड आपसे वो पूछ सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बताएं डाउन द ग्रुप 2। ठीक है, सेकेंड में वो आपसे पूछ सकते हैं राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर। ठीक है, अगर ग्रुप 2 एलिमेंट्स में से शॉर्ट क्वेश्चन आए तो वो इस टाइप के होंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एग्रीकल्चर। व्हाई डज बेरिलियम बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम अदर ग्रुप 2 एलिमेंट्स। इसमें आप उसकी 2-3 प्रॉपर्टीज बता दें तो अच्छा होगा, बहुत सारी हैं उसकी। क्वेश्चन 5 है स्टेट द यूजेस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन इंडस्ट्री। ठीक है, अब अगर ग्रुप 2 एलिमेंट्स में से लॉन्ग क्वेश्चन आए तो दैट विल बी टाइप ऑफ डिस्क्राइब द केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी आपको बतानी होगी और उन्होंने मेंशन कर दिया बेरिलियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम विद ऑक्सीजन वाटर एंड एसिड। ठीक है, अकाउंट फॉर ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन देम फॉर इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। एक और भी बात पूछ रही। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप 2 कंपाउंड्स इंक्लूडिंग द रोल ऑफ। अगेन आपको उन्होंने कुछ बता दिए हैं कि इन केस स्पेसिफिक होने चाहिए रोल्स। ठीक है, नेक्स्ट है द ट्रांजिशन मेटल्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट है ट्रांजिशन मेटल्स आर डिफाइंड एज एलिमेंट दैट आर फ्रॉम एटलीस्ट वन स्टेबल आइन विद। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेटल्स का मेरे ख्याल से एक ही निशानी है कि वो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके ऑर्बिटल्स होते हैं। सेकेंड है विद द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स अराइज ड्यू टू सिमिलर एनर्जीज ऑफ। ऑप्शन बी इसका बेस्ट आंसर है 3D एंड 4S।
ठीक है, जब हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो यही ऑर्डर होता है उसका भी। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल मेक्स देम सूटेबल एज कैटलिस्ट। तो इसका बेस्ट ऑप्शन इन एमसी इस वाले ऑप्शन में से है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स वैकेंट एंड वैकेंट दी ऑर्बिटल्स। फोर्थ हमारे पास है कि आयरन 3 क्लोराइड हैज़ एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इक्वल टू। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, बाय द वे ये नॉर्मल है काफ़ी, लाइक यूज़ होता है, तो इसको +3 याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिट MCQ 5। तो द शेप ऑफ 3D XY ऑर्बिटल लाइज। तो इसका ऑप्शन बी है बिटवीन द एक्सिस। ट्रांजिशन मेटल्स में इसी टाइप के MCQs आ सकते हैं। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं कि डिफाइन अ ट्रांजिशन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मतलब आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मेन रखना है और उसमें आपने बताना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट होता क्या है, तो इसकी डिफाइन करना है। सेकेंडली वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। ठीक है, इसकी रीज़न पता होना चाहिए। थर्ड है व्हाट आर कॉम्प्लेक्स साइंस, गिव 2 एग्जांपल्स। पहले डिफाइन करना है, देन उसकी एग्जांपल्स देनी है। फोर्थ है एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज कैटलिस्ट। एंड द फिफ्थ इज कंपेयर DZ2 एंड DX2Y2 ऑर्बिटल्स इन टर्म ऑफ देयर शेप्स। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास आ सकता है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन जनरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट। अब फर्स्ट रो वो आपको यहाँ पे बता दिया कि कौन से एलिमेंट से लेकर कौन से एलिमेंट तक है, लेकिन शायद वो आपको ना भी बताएं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बता देंगे। तो आपने इस टाइप की उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन डिस्कस करना है, फोकसिंग ऑन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब आपने अपने आंसर लिखते हुए इस टाइप की टर्मिनोलॉजीज से वो यूज़ करना है, कम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन, कैटलिक बिहेवियर एंड कलर्ड कंपाउंड्स। सेकेंडली वो आ सकता है डिस्क्राइब द शेप ऑफ 3D ऑर्बिटल्स। मतलब शेप के लिहाज से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और हमने एक MCQs भी डिस्कस किए, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यूनिट 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट MCQs हैं वो है फर्स्ट ज्योमेट्रिक सेंस, सिस या ट्रॉन्स ज्योमेट्री जिन आइसोमर्स की होती है अल्कीन्स, इन अल्कीन्स अराइजेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पाई बॉन्ड। सेकंड है a chiral center in a molecule produces, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, enantiomers। थर्ड है बेंजीन स्टेबिलिटी इज एट्रीब्यूटेड टू, ऑप्शन बी है इसका delocalized pi electrons। देन है अरेसमिक मिक्सचर इज, तो ये 50-50 में होता है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। एंड द फिफ्थ इज थैलिडोमाइड इज अ क्लासिक एग्जांपल इलिस्ट्रेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ, इसका है ऑप्शन बी, chirality इन ड्रग डिजाइन। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसमें इस टाइप के होंगे कि व्हाट इज स्टेरो आइसोमेरिज्म, डिस्टिंग्विश बिटवीन ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, कि आपसे पूछ भी लें एक ही क्वेश्चन में कि कहते किसे एंड देन डिस्टिंग्विश भी करवा लें। सेकेंडली वो आपसे पूछ सकते हैं डिफाइन अ किराल सेंटर, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ मॉलिक्यूल विद अ किराल सेंटर। थर्ड में वो आपसे कह सकते हैं कि व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड। और क्वेश्चन भी इस टाइप के दे सकते हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्या। ठीक है, और या फिर वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एक्सप्लेन द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन, ठीक है, यूजिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और फिफ्थ है व्हाई डू एनांटियोमर्स हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो इसकी रीजनिंग से भी अवेयर रहना है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो होंगे कि जो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं अल्कीन्स में, सिस ज्योमेट्री और ट्रांस ज्योमेट्री के, इसको एक्सप्लेन करें। हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड कॉज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब रीज़न तो आपको पता है कि पाई बॉन्ड की वजह से उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, पाई बॉन्ड की वजह से क्यों होता है, तो वो रीज़न भी पता होना चाहिए। गिव टू एग्जांपल एंड प्रिडिक्ट विच आइसोमर इज मोर स्टेबल। अब 2 एग्जांपल्स देनी है और उसी के अंदर आपने प्रिडिक्ट भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट इसमें से मुझे लगा है वो है डिस्कस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ किराल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को आपने बताना है, बट वहाँ पर भी आपको वो बता रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट है इसको डिस्कस करना है, एंटीओमर्स, रेसमिक मिक्सचर्स एंड मेसो कंपाउंड्स।
explain the significance of chirality in drug molecules using thalidomide as an example. नेक्स्ट है यूनिट 8, इसमें इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. द नाइट्रोनियम इज आइन इन फॉर्म ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी NO2 प्लस. ठीक है. सेकंड है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिक्वायर्स विच लुइस एसिड कैटलिस्ट, तो इसका AlCl3 आंसर है. इन सारे ऑप्शंस में से ये बेस्ट है. ठीक है. और थर्ड में है बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रादर देन एडिशन बिकॉज, इसका आंसर है ऑप्शन बी एडिशन वुड डिस्ट्रॉय एरोमेटिसिटी. ठीक है. फोर्थ है द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल साइड चेन और बेंजीन विद हॉट KMnO4 प्रोड्यूसेस, इसका आंसर है बेंजोइक एसिड. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स इन ES रिएक्शन आर जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. एंड इसमें से हमारे पास हाइड्रोकार्बन में से जो शॉर्ट क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं. व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी, हाउ डज इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, आउटलाइन द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, what is sigma complex areninium ion in electrophilic aromatic substitution. फोर्थ पे आ सकता है explain the directing effect of substrate on ES reaction. फिफ्थ पे आ सकता है describe the hydrogenation of benzene and state the product. अगर हाइड्रोकार्बन में से लॉन्ग क्वेश्चन है तो इस टाइप के होंगे कि डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, कंपेयर इट्स रिएक्टिविटी विद अल्केन्स एंड एक्सप्लेन व्हाई बेंजीन फेवर्स सब्स्टिट्यूशन ओवर एडिशन. ठीक है. इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. या फिर आपको अगेन उस तरह दे दे कि मैकेनिज्म आपने बताना है एंड वो आपको बताएं कि हेलोजिनेशन, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन के मैकेनिज्म्स बताएं इंक्लूडिंग द रोल ऑफ कैटलिस्ट एंड मेजर प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट है हेलो अल्केन्स, नो हेलोजिनो अल्केन्स. ठीक है. तो हेलोजन अल्केन्स में जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो आएगा इन SN2 mechanism the rate of reaction depends on, तो ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन, बोथ substrate and nucleophile. सेकेंड है tertiary halogeno alkanes preferentially undergo, तो इसका आंसर है SN1 reactions. एंड थर्ड में है the CX bond strength decreases in the order, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये इस तरह से आते हैं. और एस्टाडीन जो है वो हमारे पास रेयर एलिमेंट है तो वो इसमें हम ऐड नहीं करेंगे. नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंपेयर्ड टू क्लोरोइथेन बिकॉज, इसका बेस्ट ऑप्शन इन ऑप्शन में से है कि लोन पेयर ऑफ सीड इज डीलोकलाइज्ड इनटू द रिंग. फिफ्थ है एक्वस सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर हाइलाइड आयंस रिलीज फ्रॉम हेलोजिनो अल्केन्स बिकॉज इट फॉर्म्स, ऑप्शन बी इज द बेस्ट, इनसॉल्युबल सिल्वर हैलाइड प्रेसिपिटेट. अब हेलोजिनो अल्केन्स में से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि डिस्क्राइब द SN1 मैकेनिज्म एंड टर्शरी हेलोजिनो अल्केन्स विद एन एग्जांपल. ठीक है. मतलब सिर्फ हेलोजिनो अल्केन्स में नहीं बताने, जो टर्शरी उसमें आते हैं ना उसमें बताने, टर्शरी हेलोजिनो अल्केन्स में. सेकेंड आ सकता है हाउ डज CX बॉन्ड स्ट्रेंथ अफेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजिनो अल्केन्स. थर्ड पे आ सकता है एक्सप्लेन व्हाई प्राइमरी हेलोजिनो अल्केन्स फेवर SN2 और SN1. फोर्थ है व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, गिव वन एग्जांपल रिएक्शन. फिफ्थ है कंपेयर द रिएक्टिविटीज ऑफ हेलोजिनो अल्केन्स एंड हेलोजिनो एरीन्स. अगर हेलोजिनो अल्केन्स में से इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करें तो वो है कि SN1 एंड SN2 को डिटेल में डिस्कस करें विद मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. कंपेयर इन टर्म्स ऑफ रेट लॉस, स्टीरियोकेमिस्ट्री, effect of substrate structure and solvent effects. Secondly, हमारे पास आ रहा था using retrosynthesis design a reaction pathway to convert a name halogeno alkanes to desired a product. Discuss how reaction condition determine whether SN1 or SN2 pathway is followed. नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट 10 हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स. हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स में जो MCQs हैं वो फर्स्ट आ जाता है कि फिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन इथेनॉल बिकॉज इट्स कॉन्जुगेट बेस, इसका आंसर है कि इज एस्टेब्लिश्ड बाय रेजोनेंस. एस्टर्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल प्लस अल्काइल क्लोराइड. थर्ड है फिनॉल रिएक्ट्स विद HNO2 एंड HCl below 10 डिग्री सेल्सियस टू form benzene diazonium chloride. Next है ethanol is oxidized by acidified K2Cr2O7 to give first, इसका आंसर है ethanol. ठीक है. एंड द लास्ट इज द KF ऑफ फिनोल. ठीक है. ये आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है कि 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -10 इज हायर देन द दैट ऑफ वाटर बिकॉज. अब इसकी रीज़न बतानी है आपने कि ये जो है इसका KA वाटर से हाई क्यों है, तो उसका आंसर आएगा कि बिकॉज फिनोक्साइड आयन इज
resonance stabilized. हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स में से अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो दैट विल बी एक्सप्लेन व्हाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन वाटर एंड इथेनॉल. डिस्क्राइब द preparation of esters from alcohol using acyl chloride. What is diazot- diazotization? Write the reaction for the formation of benzene diazonium chloride. The fourth is how is phenol prepared from benzene diazonium chloride. And fifth is compare the oxidation reaction of primary, secondary and tertiary alcohols. अगर हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स में से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है तो होंगे कि डिस्कस द एसिडिटी ऑफ वाटर, phenol and ethanol, compare their Ka values and explain the differences in terms of stability of conjugate bases formed, and describe the preparation of phenol from aniline via diazonium salt, include reaction condition equation and significance in organic synthesis. नेक्स्ट है आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स. कार्बोनाइल कंपाउंड्स में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि विच फैक्टर इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट नियर COOH. सेकेंड है आपके पास के क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड बिकॉज Cl is. तो ऑप्शन सी है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग स्टेबलाइजिंग द कॉन्जुगेट बेस. थर्ड है बेंजोइक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग अल्काइल बेंजीन्स विद, इसका है हॉट अल्कलाइन KMnO4 देन डाइल्यूट एसिड. एंड द फोर्थ इज एसाइलेशन रिएक्शन इंट्रोड्यूस विच फंक्शनल ग्रुप, ऑप्शन डी. द ऑर्डर, ये अब आपको उन्होंने ऑर्डर दे दिया है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे 0 है, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 है एंड देन यहाँ पे 2 है. तो इसकी जो एसिडिटी है वो क्या है, नंबर ऑफ Cl एटम्स इंक्रीजिंग विद इलेक्ट्रॉन विथड्रॉल. ठीक है, अब जैसे जैसे हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉल आ रहा है और Cl नंबर भी इंक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट है हमारे पास इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन. एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रेंथ. ठीक है, गिव द रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड फ्रॉम टोलुइन. What is an acyl chloride and how is it used in acylation? Compare the pKa values of formic acid and acetic acid. Describe nucleophilic addition to the carbonyl group of the N-aldehyde. नेक्स्ट हमारे पास है इसके लॉन्ग क्वेश्चन. एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. इसको कंपेयर करना है एसिटिक एसिड विद क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड, मोनो डाई ट्राइक्लोरो, एंड डिस्कस हाउ द इंडक्टिव इफेक्ट इन्फ्लुएंसेस acidity. Describe the preparation of benzoic acid by the oxidation of alkyl benzenes. Discuss the mechanism, condition. How does acylation benzene differ from alkylation in terms of mechanism and product stability? नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 12 नाइट्रोजन कंपाउंड्स. इसके इंपॉर्टेंट MCQs हैं. प्राइमरी अमाइंस are produced from alkyl halides by the reaction with excess ammonia. Option A is the right answer. Second है which reagent is used to reduce nitriles to primary amines. Option B है इसका LiAlH4. नेक्स्ट है द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस फॉलोज द ऑर्डर इन एक्वियस सोल्यूशन. इसका है सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, ये वाला ऑर्डर फॉलो करता है. नेक्स्ट है हमारे पास अमाइड्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अमाइन प्लस एसाइल क्लोराइड, उससे हमारे पास अमाइड्स बनते हैं. नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस इज अचीव्ड बाय ऑप्शन सी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ठीक है, अब इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जिसमें आता है कि हाउ आर सेकेंडरी अमाइंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्राइमरी अमाइंस. इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपको वो बताना होगा. सेकंड है व्हाट इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, गिव एन एग्जांपल. थर्ड पे आ जाएगा एक्सप्लेन व्हाई सेकेंडरी अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर मोर बेसिस देन टर्शरी अमाइन. फोर्थ है डिस्क्राइब द रिडक्शन ऑफ अमाइड्स यूजिंग LiAlH4. फिफ्थ है राइट द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन अमाइड फ्रॉम द इथाइलामाइन एंड इथाइनोल क्लोराइड. अब इसमें से अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो दैट विल बी टाइप ऑफ एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस फ्रॉम अल्काइल हैलाइड एंड अमोनिया. डिस्क्राइब हाउ टू सेपरेट द थ्री टाइप्स ऑफ यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सेकेंड क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है इसमें है वो कि डिस्कस द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस. कंपेयर द बेसिसिटीज ऑफ अमोनिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइंस इन वाटर. एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड सॉल्वेशन इन डिटरमिनिंग बेस स्ट्रेंथ. नेक्स्ट यूनिट है आपके पास पॉलीमर्स. पॉलीमर्स में इंपॉर्टेंट MCQs हैं. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन बी स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक H2. ठीक है,
सेकेंड है नाइलॉन 66 इज फॉर्म्ड बाय हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन प्लस एडिपिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास कि पीवीसी इज फॉर्म विच फॉर्म ऑफ पोलीमराइजेशन, इसका है आंसर एडिशन। केवलर इज अ टाइप ऑफ पोलीएमाइड। The amide linkage is in nylon is represented as option B is the correct answer. अब polymers में से अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए तो वो होगा कि एडिशन एंड कंडेंशन जो पोलीमराइजेशन है उसमें डिस्टिंग्विश करें। What is a polyamide? Give two common example. Describe the structure of amide linkage in nylon 66. How is nylon 66 synthesized? Write the equation. What are the industrial uses of PVC? ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर पॉलीमर्स में से हुआ तो यहाँ पर आएगा कि कंपेयर एडिशन पोलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन इन टर्म ऑफ मैकेनिज्म, बाय प्रोडक्ट्स, टाइप्स ऑफ मोनोमर्स एंड एग्जांपल्स, इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ पीवीसी एंड नाइलॉन 66। सेकेंडली इंपॉर्टेंट है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नाइलॉन 66 एंड केवलर, explain how the nature of the monomer and the type of linkage determine the physical properties of these polymers. नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट 14 ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि रेट्रोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स वर्किंग, ऑप्शन बी है हमारे पास बैकवर्ड फ्रॉम टारगेट मॉलिक्यूल। ठीक है। इसके बाद है अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप इज यूज टू, ऑप्शन बी प्रिवेंट अ फंक्शन ग्रुप फ्रॉम रिएक्टिंग। नेक्स्ट है हमारे पास विच रिएक्शन कन्वर्ट्स अ नाइट्राइल टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो रिएक्शन जो होता है वो हाइड्रोलिसिस कहते हैं हम उसे। नेक्स्ट है आपके पास टू कन्वर्ट एन अल्कोहल टू अ हेलोजिनो अल्केन द रिएजेंट यूज्ड इज, तो हमारे पास ऑप्शन बी ये दोनों रिएजेंट यूज करते हैं PCl5 को भी और HBr को भी। एंड द लास्ट इज एन इम्पॉर्टेंट सिंथेसिस synthetic route to amines from nitrile involve, option B is the correct answer, reduction with LiAlH4। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में से शॉर्ट क्वेश्चंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अगर पेपर में ऑर्गेनिक सिंथेसिस से शॉर्ट क्वेश्चन आए तो किस टाइप के होंगे। डिफाइन रेट्रोसिंथेसिस एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस इन प्लानिंग synthetic routes. Why are protecting groups used in multi-step organic synthesis? Outline a two-step synthesis to convert benzene to bromobenzene. What is meant by synthetic equivalent? How does functional group interconversion help in planning organic synthesis? यहाँ पे हम लॉन्ग क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि using a retrosynthesis analysis, plan a multi-step synthesis from a single starting material, for example, ethanol, to a named target compound, for example, ethanoic acid amide, state reagents and conditions for each step. Secondly, हमारे पास आ सकते हैं discuss the role of functional group interconversion in organic synthesis. Give example of converting alcohols to aldehydes, ketones, carboxylic acid and esters, specifying reagents and conditions. नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ग्लूकोज इज क्लासिफाइड एज, तो ये हमारे पास आ जाएगा एल्डोहेक्सोन मोनोसेकेराइड। सेकेंडली हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है द मोनोमर यूनिट्स ऑफ प्रोटीन आर लिंक्ड बाय, तो इसका है ऑप्शन बी पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मेड अप ऑफ, ये हमारे पास प्रोटीन्स है। याद रखिएगा कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ठीक है, ये वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट से देखते हैं एग्जामिनर इसको। नेक्स्ट है हमारे पास डीएनए डिफर्स फ्रॉम आरएनए इन दैट डीएनए कंटेन्स डीऑक्सीराइबोस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ लिपिड। ठीक है। स्टेरॉइड, अगर लिपिड का ऑप्शन ना हो तो फिर आप इसको फैट में डाल सकते हैं, लेकिन लिपिड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं कि वो आपसे कार्बोहाइड्रेट्स का पूछ सकते हैं, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में इसको क्लासिफिकेशन बतानी है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, रोल ऑफ एंजाइम क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं वो, डीएनए और आरएनए में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के थ्रू आपने डिफरेंस बताना है, और लिपिड्स क्या हैं, बायोलॉजिकल फंक्शंस आपने उसके बताने हैं, स्टेट करने। अगर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ गए उसमें होगा कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विद रेफरेंस टू मोनोसेकेराइड, जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज को बताना है, डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च, ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन का बताना है। सेकेंडली हमारे पास है डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी लेवल्स। Explain how enzyme activity depends on protein structure and describe the lock and key and induced fit models.
तो ये इसका भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट 16 दैट इज एम्पिरिकल डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। एम्पिरिकल डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जैसे कि अ सिस्टमैटिक एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय, द आंसर इज ऑप्शन बी आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग द फॉल्टी इक्विपमेंट या टेक्निक। सेकेंडली हमारे पास है रैंडम एरर्स अफेक्ट रिजल्ट्स बाय कॉजिंग डेविएशंस इन बोथ डायरेक्शंस रैंडमली। थर्ड है हमारे पास अ पैरेलक्स एरर इन रीडिंग अ बुलेट इज अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर। नेक्स्ट है प्रिसिजन रेफर्स टू एग्रीमेंट बिटवीन टू रिपीटेड मेजरमेंट्स। BOD measure in water quality testing use विंकलर मेथड। एम्पिरिकल डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस में हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन रैंडम एरर्स एंड सिस्टमैटिक एरर विद वन एग्जांपल। हाउ कैन रैंडम एरर बी मिनिमाइज्ड इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज मेंट बाय एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। कैन अ मेजरमेंट बी प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। इसकी रीजन भी देनी है कि यस या नो, ये क्यों। Explain how a parallax error occurs when a reading a bullet. What is the significance of repeating experiment in data collection? Long question इसमें से जो important है that are discuss the type of errors encountered in chemical experiments, the random, systematic and gross. Explain how each type affect experimental results and describe methods to minimize them. और सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में से है वो है एक्सप्लेन हाउ डेटा इज कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड इन अ टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट। Describe sources of error, how to ensure accuracy and precision, and how to present results including significant figures and uncertainties. नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। द मॉलिक्यूलर आयन पीक, जिसको हम M+ भी कहते हैं, इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री गिव्स। आंसर है इसका ऑप्शन बी, molecular mass of compound. Secondly है the M+1 peaks in mass spectra arises due to the presence of, तो ये 13C isotope. Third है the base peak is an in a mass spectrum represents option B the most abundant in 100% relative intensity. Next है हमारे पास a flame test showing a brick red color indicates the presence of, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी कैल्शियम। नेक्स्ट है यूनिट 70 MCQ 5 which test distinguishes between Fe2+ and Fe3+ ions। तो इसका है NaOH addition color of precipitate बताते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं दैट आर व्हाट इज मॉलिक्यूलर आयन पीक इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, हाउ इज इट आइडेंटिफाइड। सेकेंडली है एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ M+1 peak and what it tells us. Third है state the colors observed in the flame test for calcium, potassium, sodium and lithium. How is NaOH used in qualitative analysis of metal cations, and distinguish between the base peak and molecular ion peak in mass spectrometry. यहाँ पे कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, जैसा कि describe how mass spectrometry is used in qualitative analysis to determine molecule mass and identify organic compounds. Include the significance of molecular ion peak, base peak and M+1 peak. इस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन क्वालिटेटिव एनालिसिस से इम्पोर्टेंट है। या फिर ऐसे आ सकते हैं कि आउटलाइन द क्वालिटेटिव एनालिसिस टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन कैटाइंस, जैसे कि ये आपको उन्होंने कुछ कैटाइंस दिए हैं, एंड एनाइंस, कुछ एनाइंस भी हैं, स्टेट रिएजेंट्स एंड एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस, ये भी आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन IHD फॉर्मूला फॉर हाइड्रोकार्बन CnH2n इज, तो ये हमारे पास आ रहेगा 1 के इक्वल है। सेकेंडली जो है इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी द OH बॉन्ड अल्कोहल शोज अ कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन अराउंड, इसका है आंसर ऑप्शन सी 3200 से 3550 सेंटीमीटर तक देते हैं, पर सेंटीमीटर तक। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द, ऑप्शन बी है इसका, नंबर एंड एनवायरनमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। नेक्स्ट है a C double bond O stretching frequency in IR spectrum appears at approximately 1700 per centimeter and IHD is equals to 4 could indicate the presence of, ये दिखाता है हमारे पास presence of benzene ring। अब इसमें से स्पेक्ट्रोस्कोपी में से हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन एंड कुछ लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इज डिफाइन द इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी एंड राइट इट्स फॉर्मूला।
सेकेंडली आ जाता है व्हाट इन्फॉर्मेशन डज एन IR स्पेक्ट्रम प्रोवाइड अबाउट फंक्शनल ग्रुप। क्वेश्चन 3 है हाउ डज NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी हेल्प आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैलकुलेट द IHD of CH6H5Br and interpret the result। क्वेश्चन 5 है डिस्टिंग्विश बिटवीन मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी में से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आए तो दैट विल बी टाइप ऑफ के डिस्क्राइब द 4 मेजर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। ठीक है। अब हो सकता है कि वो आपको सिर्फ 4 मेजर कहें एंड बताएं ना कि कौन से 4, वो आपको खुद पता होने चाहिए। मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री, IR स्पेक्ट्रोमेट्री, NMR एंड UV विज used in identifying organic compounds। Explain the formation each technique provides with relevant example। Secondly हमारे पास है explain how IR spectroscopy is used to identify functional groups in organic molecules। Describe the characteristic absorption frequencies of for OH, NH, C double bond OH and CH bonds with examples of how these are used in structural determination। नेक्स्ट है आपके पास क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में से इंपॉर्टेंट MCQs हैं। द RF वैल्यू इन क्रोमेटोग्राफी इज डिफाइंड एज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बाय सॉल्वेंट। सेकेंडली आपके पास है इन गैस क्रोमेटोग्राफी द मोबाइल फेज इज, बी है एन इनर्ट गैस N2 और He हीलियम। स्टेशनरी फेज इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज, ऑप्शन बी इज द पैकिंग मटेरियल सिलिका या फिर एल्यूमिनियम। पेपर क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स कंपाउंड्स बेस्ड ऑन, आंसर है इसका डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी इन मोबाइल फेज वर्सेस एफिनिटी फॉर स्टेशनरी फेज। नेक्स्ट है आपके पास GC रिटेंटेशन टाइम इज यूज टू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, आइडेंटिफाई कंपाउंड्स बाय कंपैरिजन विद नोन स्टैंडर्ड्स। इसमें से कुछ शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो डिस्कस करते हैं, जिसमें से फर्स्ट आता है डिफाइन RF वैल्यूज एंड एक्सप्लेन हाउ इज इट यूज टू आइडेंटिफाई कंपाउंड्स। Secondly, has state the difference between mobile phase and stationary phase. How does gas chromatography separate components of a mixture? List 2 uses of chromatography in pharmaceutical industry। ठीक है। एंड द फिफ्थ इज व्हाट इज द सॉल्वेंट फ्रंट इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन है तो दैट विल बी टाइप ऑफ कंपेयर पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड गैस क्रोमेटोग्राफी इन टर्म्स ऑफ। या तो आपको सिर्फ कंपैरिजन भी आ सकता है कि मतलब यहाँ पर क्वेश्चन एंड हो जाए, या फिर वो आपको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उनको कौन से टर्म्स चाहिए, जैसे कि स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन एंड एप्लीकेशंस तक वो आपको एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बना के दिए थे। सेकेंडली आपके पास इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन हाउ पेपर क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स ऑफ अ डाई मिक्सचर, इंक्लूड द कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ RF वैल्यूज, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम फ्रंट एंड बेस लाइन। तो ये क्वेश्चन जो है आपके पास लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास चैप्टर नंबर 20 मटेरियल्स। मटेरियल्स में अब आपके पास इंपॉर्टेंट MCQ है कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज यूज टू डिटर्मिन, इसका आंसर है ऑप्शन बी क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लेंथ्स। सेकेंडली आपके पास है एन एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ, ऑप्शन बी है अ मेटल वन विद वन और मोर एलिमेंट्स। थर्ड पे आपके पास आ जाता है सिरामिक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय बीइंग, आंसर है इसका ऑप्शन बी हार्ड, ब्रिटल एंड हीट रेजिस्टेंट। नेक्स्ट है heterogeneous catalyst works by, option B providing an alternative pathway by absorbing reactants on its surface। And last important MCQ is concrete is a composite material made primarily of, इसका आंसर है सीमेंट, वाटर, सैंड एंड ग्रेवल। अब मटेरियल्स में से आपके पास अगर लॉन्ग क्वेश्चन है एंड शॉर्ट क्वेश्चन है तो वो किस टाइप के होंगे, व्हाट इज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एंड व्हाट इंफॉर्मेशन डज इट प्रोवाइड। ठीक है। Define an alloy and give example with their composition। Explain why ceramics are used in high temperature application। Describe the role of catalyst in heterogeneous catalytic reaction। What is concrete and why is it important as a construction material। नेक्स्ट है आपके पास डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें मटेरियल्स में से तो वो आपको दे सकते हैं कि डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इनटू मेटल्स, एलॉयज, सिरामिक्स, पॉलीमर्स एंड कंपोजिट्स। ठीक है। डिस्कस हाउ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ईच टाइप डिटर्मिन्स इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। सेकेंडली आपके पास इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। कंपेयर homogeneous and heterogeneous catalyst with examples। Discuss how transition metals act as industrial catalyst, for example Haber process या contact process। नेक्स्ट है 21 पे मेडिसिन। मेडिसिन के हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि एस्पिरिन इज केमिकली नोन एज, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी
ठीक है, इसको हम केमिकल नाम ये देते हैं। सेकेंडली हमारे पास है पेनिसिलिन वर्क्स बाय, इसका भी आंसर है ऑप्शन बी, बैक्टीरिया किल को इनहिबिट करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। एंटीवायरल ड्रग्स वर्क बाय, ऑप्शन बी है इसका इंटरफेयरिंग विद वायरल रेप्लिकेशन। नेक्स्ट है आपके पास ड्रग बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू, ऑप्शन बी फ्रैक्शन ऑफ डोज रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, एंड फिफ्थ इज केरलिटी इज इम्पोर्टेंट इन ड्रग डिजाइन बिकॉज, ऑप्शन बी है इसका डिफरेंट एंटीओमर्स कैन हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। अब इसके आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगर मेडिसिन में से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आते हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट है व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्पिरिन एज एन एनाल्जेसिक। क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन व्हाई केरलिटी इज इम्पोर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल ड्रग डिजाइन। थर्ड है डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीवायरल ड्रग्स। फोर्थ है व्हाट इज meant बाय ड्रग बायो अवेलेबिलिटी। एंड द फिफ्थ वन is state two ways in which chemists design drugs to target specific biological molecules। क्वेश्चन नंबर 1 जो लॉन्ग क्वेश्चंस में हम डिस्कस करते हैं, अगर मेडिसिन से लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो इस टाइप के होंगे कि डिस्क्राइब द केमिस्ट्री ऑफ एस्पिरिन एंड पेनिसिलिन, include their chemical structures, mechanism of action, and any side effect. Discuss why both drugs are considered landmark discoveries in medicinal chemistry. ठीक है, एंड सेकेंडली हमारे पास है एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन ड्रग डेवलपमेंट। डिस्कस हाउ फंक्शनल ग्रुप्स chirality and molecular structure determine a drug's efficiency, selectivity and side effects using named examples। यानी जो भी आप एग्जाम्पल्स देंगे उसको एक स्पेसिफिक नेम भी देना है। नेक्स्ट है आपके पास एग्रीकल्चर यूनिट नंबर 22। एग्रीकल्चर में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जैसे कि द हेबर प्रोसेस प्रोड्यूसेस विच इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर केमिकल, तो इसका ऑप्शन है अमोनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9th क्लास से आप लोग हेबर प्रोसेस पढ़ते आ रहे हैं एंड उसका एक ही जो है केमिकल यूज होता है जो है अमोनिया फर्टिलाइजर्स के लिए। सेकेंडली हमारे पास है ऑर्गेनोक्लोरीन। पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी कॉज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बिकॉज दे आर, ऑप्शन सी है इसका persistent and bio accumulate in food chains। थर्ड है आपके पास एनपीके फर्टिलाइजर प्रोवाइड विच थ्री एलिमेंट्स, ऑप्शन ए है नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फोर्थ नंबर पे आ जाता है हर्बिसाइड्स इज यूज टू, ऑप्शन सी है इसका कंट्रोल अनवांटेड प्लांट्स या वीड्स। ठीक है, ऑप्शन 5 क्वेश्चन 5 है यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन बी एक्सेस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स लीचिंग इनटू वाटर। अब इसमें से एग्रीकल्चर में से अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो दैट विल बी काइंड ऑफ के व्हाट इज हेबर प्रोसेस एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर। इम्पॉर्टेंस इसके यही है कि उसमें एक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन हुई थी जिसको हम अमोनिया कहते हैं, तो आपने हेबर प्रोसेस में डिस्कस करनी है। सेकेंडली एक्सप्लेन द टर्म eutrophication and how is it caused by fertilizers। थर्ड है distinguish between herbicide, fungicides and insecticides। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट व्हाई आर persistent organic pollutants POPs like DDT harmful to ecosystem। फिफ्थ है नेम द थ्री एलिमेंट्स इन NPK fertilizer and their roles in plant growth। अगर एग्रीकल्चर में से लॉन्ग क्वेश्चन है तो दैट विल बी काइंड ऑफ के डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर इंक्लूडिंग द मैन्युफैक्चर Haber and Oswald processes, application and the environmental problems caused by the overuse, eutrophication, nitrate and contamination। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर explain the benefits and drawbacks of using synthetic pesticides in agriculture, compare organochlorine, organophosphate and carbamate pesticides in terms of effectiveness, persistent and environmental impact। लास्ट यूनिट है आपका इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जैसे कि फर्स्ट है द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज हुआ था किसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हेबर प्रोसेस अमोनिया और कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड। ये की पॉइंट्स याद रखने हो। इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस SO3 इज अब्सॉर्ब इनटू द कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, टू प्रिवेंट, इसका ऑप्शन बी है फॉर्मेशन ऑफ कोरोसिव मिस्ट को प्रिवेंट करने के लिए वो एब्जॉर्ब हुआ था उसमें। थर्ड है आपके पास द ऑस्टोल्ड प्रोसेस कन्वर्ट्स अमोनिया टू, ऑप्शन बी है इसका नाइट्रिक एसिड। एंड फोर्थ है ग्रीन केमिस्ट्री एम्स टू, ऑप्शन बी डिजाइन प्रोसेसेस दैट मिनिमाइज वेस्ट एंड हैजर्डियस सब्सटेंसेस। ठीक है, एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एटम इकोनॉमी मेजर्स, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर परसेंटेज ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट्स।
ठीक है। अब जो आपके पास इंडस्ट्री से शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो उसमें फर्स्ट आ जाते हैं आउटलाइन द 3 स्टेजेस ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आपको पूरा सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज़ हुआ था उसके तीनों स्टेजेस को डिस्कस करना होगा। व्हाट इज़ एटम इकोनॉमी एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री? स्टेट द कंडीशन यूज्ड इन हेबर प्रोसेस एंड एक्सप्लेन द compromise chosen. नेक्स्ट है व्हाट आर द 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री? नेम 3। 12 प्रिंसिपल बताने, उनमें से कोई से 3 के नाम बता सकते हैं आप। फिफ्थ है हाउ डज द ऑस्वाल्ड प्रोसेस प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड फ्रॉम अमोनिया? नेक्स्ट हमारे पास इसके लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। डिस्क्राइब द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इंक्लूड द कैटलिस्ट यूज, टेम्परेचर, pressure equation for each step, and explain why SO3 is not absorbed directly in water। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटम इकोनॉमी, वेस्ट प्रिवेंशन एंड यूज रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स, गिव इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल्स। ठीक है, जो एग्जाम्पल्स आप दोगे वो इंडस्ट्रियल वे में होने चाहिए, वेयर ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल हैव बीन अप्लाइड सक्सेसफुली। ऑल 23 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किए कि अगर इन चैप्टर्स में से, फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 3 में से अगर एमसीक्यूज आए तो वो किस टाइप के होंगे वो भी आपको आइडिया हो चुका होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस अगर यूनिट नंबर से आए तो वो किस टाइप का होगा वो भी आपको पता चल चुका होगा। एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी। थ्रू आउट एग्जाम्स आपकी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, तो स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हर एक वीडियो टाइम से पहुंच जाए एंड पेपर की तैयारी आप टू द पॉइंट और प्रिसाइज कर सकें। इससे होगा ये कि आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा और आप उसमें क्वालिटी स्टडी भी कर सकेंगे। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप कर लें तो आपका पेपर 98% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द एग्जाम सीरीज।